हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम रिव्यू लेंगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का। जो हमने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े हैं, उन क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पे हम आज एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जो क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े हैं उसके उदय के क्या कारण रहे उसको हमने डिटेल से पढ़ लिया था। और हमने ये भी बात कर ली थी कि वो क्यों उदित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी मेनली जड़ रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने की थी, एक अपने सेफ्टी वॉल्व के रूप में, एक सुरक्षा वाल्व के रूप में, एक अभय दीप के रूप में। और ये सब उन्होंने इसीलिए किया था ताकि आगे आने वाले समय में उनको जो ये 1857 का जो विद्रोह था, इस जैसा ही कोई विद्रोह या इस जैसी ही कोई क्रांति उनको ना देखनी पड़े। तो ये सब इसीलिए किया गया था। तो 1885 में गोकुलदास गोपाल दास तेजपाल कॉलेज में मुंबई में जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक संस्था बना दी गई भारतीयों के लिए। और दादा भाई नौरोजी के जो है सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशन में 72 सदस्य रहे। और शुरुआती जो इसका स्वरूप था वो नरम पंथियों का रहा, जिन्होंने नम्र विचारों से ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण रूप से अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित की। क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी ने ही उनके साथ मिल करके इस संघ को बनाया था। साथ ही साथ वो ब्रिटिश सरकार को अपना हितकारी मानते थे, ये भी एक रीजन रहा था। हालांकि पढ़े लिखे लोग थे इसमें, और जो मध्यम वर्गीय लोग थे, उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे। तो इसमें जो है गरीब या आम जनता की भागीदारी नहीं थी। तो इसके सदस्यों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती गई। हर साल इसका एक अधिवेशन होता, एक अध्यक्ष चुना जाता, उसमें कुछ एक मांगे पास की जाती जो सरकार के सामने उनको रखनी होती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उदारवादियों ने अपनी मांगों को आगे बढ़ाया। अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हुए जो है ये प्रक्रम ऐसे ही चलता रहा 1905 तक। और 1905 तक उन्होंने भरपूर कोशिशें की, लेकिन ब्रिटिश सरकार की बातों से, उसके द्वारा उनकी मांगों पर की गई सुनवाई से वो खुश न हो पाए। उनके खुश न होने के कारण से ही उनके मन में जो एक द्वंद्व की स्थिति थी वो पैदा होती गई। जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो विचार थे वो पैदा होते गए। तो इस तरह से जो उनके दिमाग में विचार पैदा हुए उनके खिलाफ, तो वही विचार आगे चल करके जो है ब्रिटिश सरकार से एक अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे दादा भाई नौरोजी जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी जो काफी फेमस है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास का विश्लेषण किया है, उसको लिखा है, प्रति व्यक्ति आय को अंकित किया है। और ये जो है माना है कि किस प्रकार से भारतीय जो धन है वो भारत से विदेशों की ओर जो है बहाया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने लिखी और भारतीय धन के बारे में उन्होंने जो अपनी बातें लिखी तो उससे भी एक खलबली सी मच गई। तो इस तरह से एक वयोवृद्ध पुरुष के रूप में उनको काफी सम्मान प्राप्त है। वयोवृद्ध पुरुष का काफी सम्मान करते थे सभी लोग। लेकिन 1905 तक एक ऐसी स्थिति आन पड़ी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे उसमें ही कुछ एक युवा जो गर्मजोशी वाले थे उनका प्रादुर्भाव हुआ। वो ये मानने लग गए कि ऐसे सरकार के सामने भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो हमें अपने अधिकारों को यदि पाना है तो हमें वो उससे छीनने होंगे।
बिना छीने अंग्रेज सरकार हमें अपने अधिकार नहीं दे सकती है। तो इस तरह से ये बातें जब उनके मन में आई तो धीरे धीरे करके कांग्रेस के सदस्यों में ही एक टकराव की या अलगाव की स्थिति पैदा होती गई। वो टकराव आगे आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बंटवारे का, विभाजन का सबक बना। और 1905 के अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था, तो उसमें 1905 के अधिवेशन में जो है उनके बीच में, उनके दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि ये उदारवादी ऐसे ही सरकार के सामने भीख मांगते रहेंगे। तो यहाँ पे जो अलगाव की स्थिति पैदा हुई थी, तो गर्मजोशी वाले युवकों ने अपना अलग से अध्यक्ष चुनने की बात की या अपना नेता, अपना अध्यक्ष चुनने की बात की। तो यहाँ पे वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को फिर से जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ पे जो गर्मजोशी वाले जो युवक थे वो भी उनका सम्मान करते थे, उन्होंने भी मान लिया। और दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण की शुरुआत की इस बात को लेकर के कि स्वराज्य को पाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन स्वराज्य को हम कैसे पाएं, इस बात को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो काफी चतुराई से जो है उदार दल से दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण को समाप्त किया। एक साल ऐसे ही बीत गया, 1906 की फिर जो है बात हुई। तो आगे 1906 में भी इसी प्रकार से धीरे धीरे करके परिस्थितियां काफी बिगड़ती गई। 1907 में दोनों ही दलों की कशमकश में आगे चल करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसमें फूट पड़ गई, और वो जो फूट थी उसने इसका जो है विभाजन कर दिया, इसके दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा, एक दल जो है नरम दल या उदारवादी दल कहलाया, दूसरा टुकड़ा गर्म दल या उग्रवादी या क्रांतिकारी या उग्र क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्तियों का कहलाया। तो इस तरह से जो उग्र क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे उसमें हम मुख्यतः लाल बाल पाल, अरविंदो घोष का नाम ले सकते हैं। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये मुख्यतः गर्म विचारों वाले क्रांतिकारी नेता थे। इन क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया, ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर दी। तो इन्होंने इसके लिए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। अब बात ये उठती है कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो भारत में भी जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में भी अंजाम दी गई, और साथ ही साथ वो विदेशों में भी उसको अंजाम दिया गया। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल इसके मुख्य केंद्र रहे। बंगाल विभाजन को विभिन्न इतिहासकारों ने बताया है कि शायद बंगाल विभाजन से नवयुवक रोष में थे और उसके कारण से ये गतिविधियां हुई। संयुक्त प्रांत में भी काफी जो है जोर पकड़ा। तो भारत में, और अगर विदेशों की बात करें हम, लंदन में, अमेरिका में, मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं लंदन की, अमेरिका की, और
दक्षिण अफ्रीका को तो हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका में गदर पार्टी को मुख्य रूप से हमने जो है डिस्कस किया था। गदर पार्टी के मुख्य नेता लाला हरदयाल के रूप में। यहाँ पे पंजाब में लाला लाजपत राय, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जो है भारतीय जो लोग थे जो विदेशों में रह रहे थे, उनको ये समझ में आ गया था कि जब तक भारत गुलाम है तब तक तुम्हें विभिन्न देशों में रहते हुए कभी भी जो है सुकून का सांस नहीं मिल सकता, या तुम उस तरह का जीवन नहीं जी सकते जैसा जीवन तुम जीने के हकदार हो। तो उसके लिए पहले भारत को आज़ाद करवाना होगा। तो उन्होंने वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, या भारत की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ही उन्होंने ऐसा वहां पे किया था। तो जिसमें हम श्यामजी कृष्ण वर्मा का, वीडी सावरकर का नाम ले सकते हैं, लाला हरदयाल का नाम ले सकते हैं। लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी के जो संस्थापक रहे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी अमेरिका में। तो इस तरह से विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, भारत में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को बहुत जगहों पे अंजाम दिया गया। तो ये हमने क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ी। उसके बाद जो है, उसके बाद का जो टॉपिक है सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के मांगों के मद्देनजर जो है सुधार अधिनियम पास किए थे। उसमें सबसे पहला जो सुधार अधिनियम था वो 1861 में पारित हुआ। फिर जो है 1861 के अधिनियम में केवल नाम मात्र की बातें थी, था कुछ नहीं। फिर जो है वो 1892 में पास किया गया। तो इसमें भी 1892 के जो अधिनियम था उससे उदारवादी संतुष्ट नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। उसके बाद जो है 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम जो पास किया गया। मार्ले मिंटो अधिनियम, जिसमें मिंटो ने कहा था कि मार्ले को कि हम जो है सांप के दांत बो रहे हैं, मीन्स हम जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे भारतीयों में फूट डल जाएगी, और इनको निर्वाचन क्षेत्र दे करके, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे करके हम जो है ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इनमें फूट डल जाएगी। तो 1909 का सुधार अधिनियम और उसके बाद 1919 का सुधार अधिनियम जो है, ये अधिनियम पास किए गए। इनमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय की गई, उनके सदस्यों की संख्या तय की गई, उसमें भारतीयों की संख्या तय की गई और उसमें अंग्रेजों की सदस्य संख्या तय की गई। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है ये सुधार अधिनियम जो पास किए, उनका जो है भारतीयों को कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तो भारतीयों में फूट डालने का ही उन्होंने काम किया। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा है आप इनको थोड़ा सा एक बार पुनः रिवाइज करके देखेंगे, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ये मत सोचना कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम जरूर होंगे आपके, और आप अपनी स्टडी को जारी रखें ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे नंबर ले सकें। और हम नंबर लेने के लिए या एग्ज़ाम पास करने के लिए ही नहीं पढ़ते, अपितु कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना अगर आपको है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल के जो सब्जेक्ट हैं ये तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप लोग 2-4 पॉइंट्स पढ़ लोगे किसी बुक से तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने लेवल देखा होगा जो आजकल पेपर आते हैं, तो उसमें आपको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना आपकी स्टडी भी हो जाए, दोनों काम हो जाएंगे। अब आपके एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे आएंगे, साथ के साथ आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी अच्छी होती जाएगी। तो आप लोग पढ़ें, मेहनत करें और जो है अच्छे नंबर लेकर के पास हों, आगे बढ़ें। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है इतना जो है काफ़ी है। थैंक यू।